सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैथोलॉजी और गैस्ट्राइटिस से स्टार्ट करेंगे. सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि इरोजन्स हो जाती हैं एंड इरोजन्स कैन बी कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. एनसेड्स लेने की वजह से, जब हम एनसेड्स का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन कम हो जाती है. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंस इट इज़ प्रोटेक्टिव, जब वो कम होगा तो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की जो प्रोटेक्शन है वो वाला फिनोमिना डिक्रीज़ हो जाएगा. सो एनसेड्स लेने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम हुआ और गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की प्रोटेक्शन का प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो गया. सो देयर इज़ डिक्रीज्ड गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा प्रोटेक्शन. एक ये इरोजन की कॉज हो सकती है. दूसरी कॉज है बर्न्स, जिसमें उन्होंने कहा है कर्लिंग अल्सर. इसकी वजह से क्या होता है कि वी नो कि बर्न्स की वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है एंड इट लीड्स टू म्यूकोजल इस्कीमिया. नंबर थर्ड कॉज ऑफ इरोजन्स इज ब्रेन इंजरी, जिसमें उन्होंने कहा है, मेंशन किया है, कुशिंग अल्सर. जब भी कुशिंग अल्सर होगा या ब्रेन इंजरी होगी तो बहुत ज़्यादा वेगल स्टिमुलेशन होगी. वी नो वेगल स्टिमुलेशन के रिजल्ट में एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. एसिटाइल कोलिन फिर फर्दर गैस एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इट मे लीड टू एक्यूट गैस्ट्राइटिस. And acute gastritis is especially common among patients with alcohol use disorder and those taking daily NSAIDs for rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis की ट्रीटमेंट के लिए rheumatoid arthritis की ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट्स NSAIDs का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं या फिर जो पेशेंट्स रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं, उनके अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस का फिनोमेना बहुत ज़्यादा कॉमन है. एंड यस, नेक्स्ट कंडीशन इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ है उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑफन लीडिंग टू एट्रोफी. अच्छा, अब फिर इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि देयर इज़ हाइपोक्लोराइड्रिया. हाइपोक्लोराइड्रिया यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो स्टमक का फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना, HCl की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. सो हाइपोक्लोराइड्रिया इट लीड्स टू हाइपरगैस्ट्रेनीमिया एंड यस. इसके बाद क्या होता है कि ओके, सो मैं ये जो चीज़ मेंशन कर रही थी कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोक्लोराइड्रिया हो गया, उसकी वजह से रिजल्टेंटली हाइपरगैस्ट्रेनीमिया हो जाता है, यानी कि देयर इज़ एन एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल ऑफ गैस्ट्रिन इन द ब्लड. ब्लड में गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है एंड इट लीड्स टू क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. तो एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी हो जाता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में एंड इट लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स. अब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस किन कॉजेज़ की वजह से होता है? नंबर वन इज़ H. pylori विच इज़ द मोस्ट कॉमन. ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के रिस्क को भी इंक्रीज़ करता है और मॉल्ट लिम्फोमा के रिस्क को भी इंक्रीज़ करता है. एंड H. pylori इन्फेक्शन इट अफेक्ट्स द एंट्रम फर्स्ट एंड देन इट स्प्रेड्स टू द बॉडी ऑफ स्टमक. और दूसरा ऑटो इम्यून कॉजेज़ होते हैं, जैसे ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, टी सेल इंड्यूस्ड, वो बन जाती हैं अगेंस्ट द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase ऑन द पेराइटल सेल्स एंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर. इनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये पर्निशियस एनीमिया का रिस्क इंक्रीज़ कर देती हैं. ठीक है, सो यस दैट्स इट फॉर द गैस्ट्राइटिस. So I was saying that there is an increased risk of pernicious anemia. Basically, chronic gastritis की वजह से parietal cells affect हुए ना, तो उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई. तो पेराइटल सेल्स ने विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन, उन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करना था एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. तो जब ये सारा प्रोसेस नहीं होगा तो अल्टीमेटली विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगी और पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा. नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मेनिट्रियर डिजीज़. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक फंडस और बॉडी है
उसके म्यूकोज़ा का हाइपरप्लेसिया हो जाता है। यहाँ इस डायग्राम में यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट। लेकिन जो एंट्रम है वो स्पेयर हो जाता है, वहाँ पर म्यूकोज़ा का हाइपरप्लेसिया नहीं होता। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जब म्यूकोज़ा बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेसिया हो जाता है, सो देयर इज़ हाइपरट्रॉफीड रियूकी। ठीक है, यहाँ पर यू नो वेवी लाइक पैटर्न बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि म्यूकोज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगी, देयर इज़ लॉस ऑफ प्रोटीन एंड देयर इज़ पैराइटल सेल एट्रोफी विद डिक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन। और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। ये इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, वेट लॉस भी होगा, देयर इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है कि आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें there is marked decrease of appetite, vomiting होगी, there is epigastric pain, there is edema due to protein loss। हमने इसमें देखा था कि protein loss होता है। Third condition is gastric cancer. So most commonly gastric cancer की presentation होती है in the form of gastric adenocarcinoma, लिम्फोमा, GI स्ट्रोमर ट्यूमर। और इसमें कॉमन म्यूटेशंस होती हैं KIT म्यूटेशंस एंड PDGFRA म्यूटेशंस। जो KIT म्यूटेशंस हैं ये बेसिकली CD117 रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की एक एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होती है, और ये GI स्ट्रोमल ट्यूमर्स में देखी गई है। इसी तरह ये जो दूसरी है, ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा की एक एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है ऑफ द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होती है, और वही GI स्ट्रोमल ट्यूमर का में देखी गई है। ये बाकी कार्सिनोइड रेयर है इसकी इसके बाद उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अर्ली एग्रेसिव लोकल स्प्रेड विद नोड और लिवर मेटास्टेसिस, और ये ऑफन इसकी लेट प्रेजेंटेशन होती है। वेट लॉस देखा गया है, देयर इज़ अर्ली सटाइटी, जल्दी पेट भर जाता है, देयर इज़ एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्ट्रक्शन, और कुछ केसेस में एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स और लेसर ट्रेलेट साइन। ये क्या होता है, ये बेसिकली जो ये लेजर ट्रेलेट साइन है, दैट इज़ द सडन अपीयरेंस एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ मल्टीपल सिबोरिक केराटोसिस। तो और ये वही अंडरलाइंग इंटरनल मेलिग्नेंसी जैसे एडिनोकार्सिनोमा है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। बाकी इसकी जो फॉर्म्स हैं इंटेस्टाइनल, वो एज पैलोरी के साथ एसोसिएटेड है। डाइट्री नाइट्रोसामीन्स लेने की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये स्मोक्ड फूड जो होते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग, एक्लोराइड्रिया एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। कॉमनली ये लेसर के इंटेस्टाइनल जो इसकी फॉर्म है वो लेसर कर्वेचर पर देखी गई है, और ये एक अल्सर की तरह नज़र आता है विद रेज्ड मार्जिन्स। और जिसकी डिफ्यूज़ फॉर्म है वो एज पैलोरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसके ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ई कैडरिन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। जो बेसिकली ई कैडरिन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो ई कैडरिन जीन है उसकी कोई इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है, सेल एडिशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, एंड देयर आर सिग्नेट रिंग सेल्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देयर आर म्यूसिन फिल्ड सेल्स विद पेरिफेरल न्यूक्लियाई। इस डायग्राम में बहुत अच्छा सा सिग्नेट रिंग सेल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देयर इज क्लस्टर ऑफ एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, और न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं पेरिफेरी पर है। एंड द स्टमक वॉल ग्रॉसली थिकन्ड एंड लेदरी, देयर इज दैट्स कॉल्ड लिनेटिस प्लास्टिका। फिर कुछ टर्म्स हैं वर्चुअल नोड। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब भी स्टमक से मेटास्टेसिस होता है तो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड जब इन्वॉल्व हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, तो दैट्स कॉल्ड इज द वर्चुअल नोड। फिर आ जाता है क्रूकनबर्ग ट्यूमर। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक कैंसर का जो मेटास्टेसिस ओवरीज में चला जाता है, टिपिकली बायलैटरल दोनों तरफ, देयर इज अबंडेंट म्यूसिन सिक्रीटिंग सिग्नेट रिंग सेल्स उसमें भी नज़र आते हैं। और इसके बाद है so I was telling कि yes, जो थर्ड कंडीशन है दैट इज सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। उसमें क्या होता है, देयर इज सबक्यूटेनियस पेरी अम्बिलिकल मेटास्टेसिस देन ब्लमर शेल्फ। इसमें क्या होता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जाम पर हमें एक पॉल्पेबल मास नज़र आता है जो कि हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि गैस्ट्रिक कैंसर का मेटास्टेसिस रेक्टोयूटेराइन पाउच में भी हो गया। देन देयर इज़ आयरिश नोड।
इसमें क्या होता है कि स्टमक से मेटास्टेसिस होने की वजह से जो लेफ़्ट एक्सिलरी नोड है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सो गैस्ट्रिक कैंसर के एसोसिएटेड मेटास्टेसिस में सुप्राक्लेविकुलर नोड आ जाता है, ओवरीज आ जाती हैं, पेरी एम्बेलिकल रीजन में, और रेक्टल यूटेराइन पाउच में, और लेफ्ट एक्सिलरी नोड में हमने देखा। और इनकी डिफरेंट कंडीशंस के नाम हैं, उनको आपने याद रखना है। देन कम्स द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर का। गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होती है वो खाना खाने के साथ बढ़ जाती है, और इसमें वेट लॉस देखा गया, कैरेक्टरिस्टिक वेट लॉस होता है। जो ड्यूडेनल अल्सर है, डी फॉर ड्यूडेनल एंड डी फॉर आप याद रख लें डिक्रीज, खाना खाने की वजह से ड्यूडेनल अल्सर में पेन डिक्रीज हो जाती है, और इसमें वेट गेन देखा गया। एच पाइलोरी इन्फेक्शन गैस्ट्रिक अल्सर में 70% होती है और ड्यूडेनल में 90% होती है, राउंड अबाउट। और गैस्ट्रिक अल्सर का मैकेनिज्म ये है कि बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड के अगेंस्ट जो म्यूकोजल प्रोटेक्शन होती है उसका प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम हो जाती है या फिर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अदर कॉजेज़ में क्या आता है, अदर कॉजेज़ में ये आता है कि एनसेड्स की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है, और जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है वो दैट इज़ अ कॉज ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी एक डिसऑर्डर है जो गैस्ट्रोनोमा की वजह से होता है, और इसकी वजह से हाइपर गैस्ट्रोनीमिया होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती है, और रिकरेंट रिफ्रैक्टरी पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में रिस्क ऑफ कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा होता है, और बायोप्सी की जाती है ताकि मैलिग्नेंसी को रूल आउट किया जा सके। ड्यूडेनल अल्सर में जनरली एक बेनाइन कंडीशन है, रूटीनली इसकी बायोप्सी नहीं की जाती। फिर जो अल्सर होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, देयर में बी हेमरेज, देयर में बी ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर में बी परफोरेशन। हेमरेज में जो गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिक, देयर में बी गैस्ट्रिक एंड देयर में बी ड्यूडेनल हेमरेज। ड्यूडेनल में पोस्टीरियर रीजन में चांसेस ज़्यादा होते हैं हेमरेज के, एंड इट्स द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। जो आर्टरीज हैं विच आर सब्जेक्ट टू ब्लीडिंग बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रप्चर्ड अल्सर, इसमें जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो रप्चर होती है ऑन द रीजन ऑफ लेसर, वो उसकी ब्लीडिंग हो सकती है ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, उसका हेमरेज हो सकता है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का हो सकता है हेमरेज ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक इनटू द लेसर सैक, और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है उसकी बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लीडिंग हो सकती है इन द रीजन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। फिर अल्सर की दूसरी कॉम्प्लिकेशन है ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि पाइलोरिक चैनल के रीजन में और ड्यूडेनल रीजन में हो सकती है। एंड नंबर 3 इज़ परफोरेशन। इसमें क्या होता है कि ड्यूडेनल परफोरेशन होती है, एंटीरियर रीजन में चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली जो एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर्स हैं वो परफोरेट कर सकते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी में, जिसकी वजह से न्यूमोपेरिटोनियम हो सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है न्यूमोपेरिटोनियम। बेसिकली हमारे पास एक पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्री एयर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसका किसी हॉलो एब्डोमिनल विस्कस में भी परफोरेशन, हॉलो एब्डोमिनल विस्कस में परफोरेशन की वजह से ये होता है। और यू मे सी फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, ये न्यूमोपेरिटोनियम नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली, विद रेफर्ड पेन टू द शोल्डर वाया द इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। फिर द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज़ एक्यूट जीआई ब्लीडिंग। इसमें अपर और लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है। इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आप इस डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें। दिस इज़ एसोफेगस, दिस इज़ द फंडस ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक, ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, एंड दिस इज़ द ड्यूडेनल जजनल फ्लेक्चर। ये है लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम भी कहते हैं। इससे जो प्रॉक्सिमल वाला रीजन है वहाँ अपर जीआई ब्लीड होती है, इससे जो डिस्टल वाला रीजन है वहाँ पर लोअर जीआई ब्लीड होती है। अपर जीआई ब्लीड में कहा इन्होंने कि इट ओरिजिनेट्स प्रॉक्सिमल टू द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स विच इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम। इट प्रेजेंट्स विद हेमेटोमेसिस यानी कि वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, एंड मेलेना विच इज़ ब्लैक स्टूल्स। ठीक है, और ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और वेरिसियल हेमरेजेस के साथ एसोसिएटेड है। फिर आ जाती है लोअर जीआई ब्लीड। इट ओरिजिनेट्स डिस्टल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, और इसमें देयर इज़ हेमाटोकेजिया यानी कि देयर इज़ पैसेज ऑफ फ्रेश ब्राइट रेड और मरून ब्लड पर रेक्टम,
जो कि लोअर GI ब्लीड को इंडिकेट कर रहा होता है. इट्स एसोसिएटेड विद इरिटेबल बाउल डिजीज, डाइवर्टिकुलोसिस, एंजियोडिस्प्लेसिया, हेमरॉइड्स, एनल फिशर एंड कैंसर. एंजियोडिस्प्लेसिया बेसिकली ये एक GI ट्रैक्ट का ही डीजेनरेटिव वास्कुलर मैलफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से पेनलेस लोअर GI ब्लीडिंग होती है, स्पेशली एल्डरली के अंदर देखा गया. So that's about today. We discussed about the pathology related to the gastrointestinal tract, specifically stomach से related acute gastritis, chronic gastritis, इनको डिस्कस किया. फिर miniature disease को, gastric cancer को, और peptic ulcer disease, ulcer की complications और acute GI bleed को हमने आज डिस्कस किया. So that's it about today.